एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनरल कंसिडरेशंस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले उसका जनरल कंसिडरेशंस पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके बिना ही, उसकी बेसिस पे ही आप उसको फर्दर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स के जनरल कंसिडरेशंस। एंटीबायोटिक्स, या कई बार उनको एंटीमाइक्रोबियल्स के साथ भी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, सेम टर्म में यूज़ किया जा सकता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करेंगे। होते क्या हैं एंटीबायोटिक्स वो देखेंगे। तो एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहली कंडीशन है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी बात, ये सप्रेस करेंगे या किल करेंगे, ग्रोथ को दबाएंगे या फिर मारेंगे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो दबाएंगे या उनको मारेंगे एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बात तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, दूसरी बात दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सप्रेस या किल कर रहे हैं एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन। ठीक, अब आपने शुरू सुना होगा एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो एंटीबॉडीज़ जो ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं या हायर बींग्स करते हैं, ठीक, वो भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं। तो टेक्निकली वो भी इसमें आ सकती हैं, नहीं, लेकिन वो इसमें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हायर बींग्स करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ इस डेफिनेशन में नहीं आएंगी। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो प्रोड्यूस तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बहुत चाहिए होती है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने या उनकी ग्रोथ रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, लैक्टिक एसिड्स, ये भी एंटीबायोटिक्स में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होती है। तो दो चीज़ इसमें एसेंशियल क्राइटेरिया, पहली बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होने चाहिए, और जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी अपना दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने या उनकी ग्रोथ रोकने का एक्शन कर रहे हैं, वो एक बहुत लो कंसंट्रेशन पे होना चाहिए। ठीक, बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकते हैं, बैक्टीरियोसाइडल हो सकते हैं। बैक्टीरिया के ही कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। ठीक, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब उनकी बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकना, और बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करना, मारना। ठीक, दो तरीके का मेनली एक्शन हो सकता है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले आते हैं पहली इंपॉर्टेंट चीज़ MIC पे। हमेशा आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सुनेंगे, एंटीबायोटिक्स में सुनेंगे MIC, फलाना एंटीबायोटिक्स का MIC कम है, ज़्यादा है। क्या होता है MIC? तो MIC इज़ द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग विच प्रिवेंट्स विजिबल इन विट्रो ग्रोथ। ये लोएस्ट कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन किसी ड्रग का है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है कोई भी विजिबल ग्रोथ, कोई भी आंखों से दिखने वाली ग्रोथ इन विट्रो। मतलब ये शरीर के अंदर की बात नहीं हो रही है, शरीर के बाहर की बात हो रही है। आपने बैक्टीरियल कल्चर लिया, बाहर उसको ग्रो किया, उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक्स डाले, तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो कोई भी विजिबल ग्रोथ होने से रोक रहा है। ठीक है, शरीर के बाहर देख रहे हैं। ठीक है, तो लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग विच प्रिवेंट्स विजिबल इन विट्रो ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया, कभी कभी फंगाई के केस में भी लेते हैं, उसको हम MIC कहते हैं। वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो कि इनहिबिट करता है कोई भी विजिबल ग्रोथ की बैक्टीरिया की इन विट्रो कंडीशन में, शरीर के बाहर कंडीशन में, हाँ, लेबोरेटरी की कंडीशन में। सिंपल सी बात है, अगर MIC कम होगा यानी कम डोज लगेगी एंटीबायोटिक की बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने में, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जितनी कम डोज लगेगी उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो लोअर द MIC मोर इफेक्टिव इज द एंटीमाइक्रोबियल। ये भी सिंपल हो गया। अब MIC के साथ ही एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं MBC। व्हाट इज MBC? मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन। अभी हम लोगों ने देखा बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियासाइडल। तो कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटीबायोटिक विच किल्स 99% ऑफ द बैक्टीरिया। याद रखिए, देखिए MIC में इनहिबिट करने की बात थी,
ठीक है, विजिबल ग्रोथ को इनहिबिट करने की बात थी, प्रिवेंट करने की बात थी, लेकिन एमबीसी में ये वो कंसंट्रेशन है एंटीबायोटिक का जो कि तकरीबन 99.99% ऑफ बैक्टीरिया को मार देता है, किल कर देता है। ठीक, तो दिस इज एमबीसी। ये दोनों टर्म्स याद रखेंगे, हर एंटीबायोटिक जब पढ़ेंगे उसमें एमआईसी और एमबीसी का जिक्र आएगा कि फलाना एंटीबायोटिक की एमआईसी कम है, इतनी है, फलाना की ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम दो तरीके की एक्शंस देख लेते हैं, सीडीके और टीडीके। हमेशा सुनते हैं कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग और टाइम डिपेंडेंट किलिंग। एंटी माइक्रोबियल्स आइदर ऑफ दीज में, इन दोनों में से किसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो सीडीके में क्या है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है। किलिंग इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इज हाई व्हेन रेशियो ऑफ पीक कंसंट्रेशन टू एमआईसी इज मोर। एमआईसी देख लिया हमने, जो पीक कंसंट्रेशन उस एंटीमाइक्रोबियल का है आपने शरीर में दिया, तो किलिंग इफेक्ट का जो आपने एंटीमाइक्रोबियल दिया उसका जो पीक कंसंट्रेशन होगा वो अगर बहुत अधिक होगा एज कंपेयर टू एमआईसी तो किलिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या कहती है कि किलिंग इफेक्ट ज़्यादा किस केस में आएगा, जब पीक कंसंट्रेशन किसी एंटीमाइक्रोबियल का एमआईसी की तुलना में बहुत अधिक होगा, वो रेशियो बहुत अधिक होगा। ठीक, मान लीजिए पीक कंसंट्रेशन आपका 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और आपने फॉर एग्जांपल और आपका एमआईसी आपका 10 है, तो तकरीबन 10 टाइम्स अधिक है इसका रेशियो। तो अगर इस रेशियो बढ़ने से किलिंग बढ़ जा रही है तो दैट विल बी टर्म्ड एज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। जितना अधिक रेशियो होगा उतनी अधिक किलिंग होगी। दिस इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। इस तरीके का अगर एक्शन होता है तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। टाइम डिपेंडेंट किलिंग में क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी देर जो कंसंट्रेशन था वो एमआईसी से ऊपर रहा। मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत ऊपर रहा हो, ठीक, बहुत ज़्यादा ऊपर रहा हो, 10 गुना अधिक रहा हो, 100 टाइम्स अधिक रहा हो, नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस किलिंग में, इस तरह की किलिंग में। ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी देर अधिक रहा। 5 मिनट रहा तो कम किलिंग होगी, 15 मिनट रहा तो ज़्यादा किलिंग होगी। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट किलिंग। ठीक, तो अब आप सोचिए अगर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना अधिक डोज रहा, तो सिंगल लार्ज डोज, एक बड़ी डोज दे दी जाए तो वो एमआईसी से बहुत अधिक ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएगी बॉडी के अंदर। ठीक, तो सिंगल लार्ज डोज ज़्यादा इफेक्टिव होगी। वहीं अगर टाइम डिपेंडेंट किलिंग में देखें तो सिंगल लार्ज डोज से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ समय बाद, अपने एक टाइम के बाद वो डोज कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम मल्टीपल डोजेस देते रहें थोड़े थोड़े इंटरवल पे, जो कि एमआईसी से ऊपर कंसंट्रेशन बनाए रहें थोड़ा थोड़ा, लेकिन देर तक बनाए रहें, तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि तब ज़्यादा टाइम लगेगा एमआईसी से ऊपर रहने पे। ठीक, टाइम डिपेंडेंट किलिंग बहुत अच्छे से होगी। तो सीडीके में सिंगल लार्ज डोज इफेक्टिव होती है, वहीं टीडीके में मल्टीपल डोजेज इफेक्टिव होती हैं। एग्जाम्पल्स सीडीके के एमिनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। टीडीके में बीटा लैक्टम्स एंड वैनकोमाइसिन होते हैं। तो एक बस सिंपल भाषा में समझिए, सीडीके क्या है कि कंसंट्रेशन जितना अधिक रहेगा उस बात पर डिपेंड करेगा किलिंग, और टीडीके क्या है, कंसंट्रेशन जितनी देर अधिक रहेगा उस बात पर डिपेंड करेगी किलिंग। चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से एमआईसी और एमबीसी पे। एमआईसी और एमबीसी तो देखिए गुड इंडिकेटर्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल पोटेंसी होते हैं। हाँ, जो हम लोग पोटेंसी और एफिकेसी यूज़ करते थे जनरल फार्माकोलॉजी में, तो अगर उसके ही पैरेलल हम आपको इसको समझाना चाहें तो ये अच्छे इंडिकेटर हैं एंटी माइक्रोबियल पोटेंसी, कितना इफेक्टिव है एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, उस चीज़ के। लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं टाइम डिपेंडेंट किलिंग के लिए। ठीक, एमआईसी तो पोटेंसी के लिए एंटी माइक्रोबियल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन टाइम डिपेंडेंट किलिंग अगर एंटी माइक्रोबियल्स कर रहा है तो उसके लिए बहुत खास इंडिकेशन
नहीं देते हैं। ठीक, चलिए अब एक और टर्म आप सुनते होंगे हमेशा, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या है, ये इसका नाम ही बता रहा है, पोस्ट एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक देने के बाद का इफेक्ट। ठीक, बाद का इफेक्ट क्या होना चाहिए आपको ये कॉमन सी बात आ सकती है कि एंटीबायोटिक जब तक दी तब तक एक्शन हुआ, उसके बाद खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ एंटीबायोटिक्स में एक अलग तरीके का इफेक्ट होता है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, जो उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है। क्या होता है, परसिस्टेंट सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, लगातार बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस किए जाना। कब, जबकि हमने थोड़ी देर एंटीबायोटिक दी और उसके बाद रोक दिया। जब रोका उसके बाद भी ग्रोथ सप्रेस की जा रही है लगातार, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एंटीबायोटिक दी थोड़ी देर 1-2 घंटे दी, उसके बाद हमने रोक दी, लेकिन जो बैक्टीरियल ग्रोथ थी वो उसके बाद भी सप्रेस की जा रही है, दबाई जा रही है कई घंटों तक, तब उस केस में हम कहते हैं कि इस फलाना एंटीबायोटिक का पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है। ठीक है, चलिए किस किस बातों पे पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट डिपेंड करेगा, एंटीबायोटिक एक्सपोजर, कौन सा एंटीबायोटिक दिया, कितनी देर दिया, बैक्टीरियल स्पीशीज, कौन सी बैक्टीरिया की स्पीशीज था उसके अगेंस्ट दिया, कौन सा कल्चर मीडियम यूज किया। ठीक है, चौथा कौन सी क्लास ऑफ एंटीबायोटिक थी। तो अब आप खुद सोचिए कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट अगर आ रहा है तो जनरली पोस्ट ये इफेक्ट किस बेसिस पे आ सकता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू आ सकता है। तो जनरली वो एंटीबायोटिक्स, जनरली एंटीबायोटिक का वो एक्शन जो कहीं ना कहीं डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को इन्वॉल्व करता हो, जो कि लंबे समय तक एक्शन देता हो। इवन एंटीबायोटिक का एक्सपोजर खत्म हो गया फिर भी अगर डीएनए चेंजेस हो गए हैं तो कुछ समय तक वो इफेक्ट देता रहे, तो उन केसेस में पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट ज़्यादा आने की संभावना होती है। ठीक, तो रीजन है, द प्रोबेबल रीजन इज अल्टरनेशन ऑफ डीएनए फंक्शन। अब वो डीएनए फंक्शन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन अगर डीएनए फंक्शन अल्टर हो रहा है तो एंटीबायोटिक देने के, रोकने के बाद भी उसका एक्शन होने के चांसेस हैं। मोस्ट एंटीबायोटिक्स हैव लॉन्ग पीएई फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, याद रखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए अधिकतर एंटीबायोटिक्स का लॉन्ग पीएई होता है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स का जो जनरली प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस को इफेक्ट करती हैं, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी लॉन्ग पीएई दिखाती हैं। ठीक, तो अधिकतर एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट पीएई दिखाएंगे, लेकिन कई एंटीबायोटिक्स जिनका डीएनए फंक्शन पे स्पेसिफिक एक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस पे स्पेसिफिक एक्शन है, वो ग्राम पॉजिटिव के साथ ग्राम नेगेटिव पे भी एक्शन दिखाएंगे। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डिफरेंस इन टाइम टू अटेन 10-fold इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एंटीबायोटिक एक्सपोज एंड अनएक्सपोज। 2 कल्चर मीडियम लिया, एक में एंटीबायोटिक एक्सपोज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों में ही हमने ग्रो करने की बात है, एक में एंटीबायोटिक एक्सपोज किया, एक में एंटीबायोटिक एक्सपोज नहीं किया। ठीक, तो वो टाइम जब एंटीबायोटिक एक्सपोज और अनएक्सपोज के बीच में 10-fold इंक्रीज हो जाए ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जिसमें एंटीबायोटिक एक्सपोज नहीं है उसमें ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10-fold इंक्रीज करेंगे, लेकिन जिसमें एक्सपोज है उसमें अगर पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है तो इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइम डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन टाइम टू अटेन 10-fold इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एंटीबायोटिक एक्सपोज एंड अनएक्सपोज, यही उस एंटीबायोटिक का, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का पीएई होता है। इसी तरह पीएई कैलकुलेट करते हैं रफली। ठीक है, अच्छा अब इसका एक कॉमन एग्जांपल रिफैम्पिसिन जो होता है, आपने हमेशा सुने होंगे ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजाइड बहुत कॉमन दवाइयां हैं। रिफैम्पिसिन प्रोलॉन्ग करता है पीएई ऑफ आइसोनियाजाइड। ठीक है, ये ड्रग इंटरेक्शन है, प्रोलॉन्ग करता है। तो अगर आइसोनियाजाइड अगर हम रिफैम्पिसिन के साथ दे रहे हैं तो थ्राइस वीकली दे सकते हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ
रिफेम्पसिन, जो कि शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी में आता था, ठीक है। तो थ्राइस वीकली देते थे कभी, ठीक। अगर रिफेम्पसिन और आइसोनियाजाइड साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर आइसोनियाजाइड अकेले दे रहे हैं, रिफेम्पसिन के साथ नहीं दे रहे हैं, तो डेली देना है। क्यों? क्योंकि रिफेम्पसिन उसका पीएई बढ़ा देता है। अगर पीएई बढ़ा देता है तो यानी अगर हम अल्टरनेट डे भी देंगे तो उसका 6 दिन 7 दिन बना रहेगा हफ्ते में इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पीएई बढ़ा दिया है रिफेम्पसिन ने, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ जनरल एंटीमाइक्रोबियल्स कंप्लीट करते हैं और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और सुपर इन्फेक्शन ये देखेंगे। फर्स्ट पार्ट